आज हम कक्षा 12 के अध्याय दूसरा गतिमान आगे से एक नए टॉपिक, इसका नाम है बायोसावर्त का नियम, इसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले हमें इस वीडियो में जाना था कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है जिसे ऑस्टर एंडरसन 1820 में बताया। इसके बाद जब हम ये जाना कि उस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है, तो उस तीव्रता की स्ट्रेंथ, उस तीव्रता की ताकत कितनी होनी चाहिए या कितनी होती है। इसके लिए बायो और सावर्ट, दो वैज्ञानिक थे, का नाम था बायो और सावर्ट, उन्होंने उसकी तीव्रता के लिए, उसकी स्ट्रेंथ के लिए एक नियम निकाल किया, जो नियम उसके अल्पांश में रहने वाले धारा, अल्पांश में रहने वाले धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए उन्हें सूत्र करता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बायोसावर्त का नियम लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम ये जानेंगे अल्पांश क्या है। अल्पांश का मतलब होता है, मान लीजिए हमारे पास एक चालक है, मान लीजिए हमारे पास कोई क्या है, चालक है, इसका नाम हम उसको देते हैं x, इसका नाम है x और y। इस चालक में ऊपर की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें ऊपर की तरफ क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, धारा का नाम क्या है I। अब इस चालक में इसकी टोटल कुछ न कुछ लंबाई है, हम ये मानते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, L है, इसकी लंबाई कितनी है, L है। तो ये जो धारा होगी पूरे चालक में प्रवाहित होगी, पूरे चालक में प्रवाहित होगी। तो इस चालक के छोटे से भाग, बिंदु से भाग को, एकदम छोटे से भाग को, एकदम बिंदु आकार के भाग को हम क्या बोलेंगे, अल्पांश। क्या बोलेंगे, अल्पांश। लेकिन हम अपने स्टडी पर्पस के लिए हम उस अल्पांश को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे और हमने बोला ये अल्पांश है, इसका नाम हमने क्या रखा, ए बी रखा। ठीक है, यानी अल्पांश रखा, इसका नाम हमने क्या रखा, ए बी, जिसकी लंबाई हमने क्या बोली, डी है। क्या नाम रखा हमने, डी है। टोटल लंबाई एल की, छोटी सी लंबाई हमने क्या कर दी है। ठीक है, इस विद्युत धारा इस डीएम में जब प्रवाहित होगी तो ये प्रवाहित, हमने पढ़ा था कि जब धारा प्रवाहित होगी चारों तरफ क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो ये जो धारा इस अल्पांश से भी होकर जाएगी, अगर अल्पांश से भी होकर धारा प्रवाहित होगी तो एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का नियम प्रतिपादित किया बायो और सावर्त। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक चालक है, चालक में I विद्युत धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है और चालक में एक छोटा सा अल्पांश है, अल्पांश का नाम क्या है, ए बी, उसकी लंबाई कितनी डी है। इस अल्पांश से r दूरी पर इस अल्पांश से r दूरी पर कोई बिंदु है मेरे पास P, इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। ठीक है, इस बिंदु P से अल्पांश dl के बीच जो कोण है, उस कोण का नाम हमने क्या रखा है, थीटा। क्या रखा है, थीटा। इसकी अल्पांश की लंबाई कितनी है, dl। देखिए हम इसमें यूज क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अल्पांश यूज किया है, अल्पांश की लंबाई हमने कितना रखा है, dl। ठीक है, दूसरा अपने पास क्या है, धारा हमने क्या लिखा हुआ है, I। तीसरा हमने क्या रखा हुआ है, बिंदु से दूरी पर क्या होता है, r। और तीसरा हमने लिखा बीच का कोण, बीच का कोण, कोण को हमने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो बायोसावर्त ने अपने प्रयोग में ये पाया कि जब किसी चालक के अल्पांश में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस अल्पांश में धारा बहने के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए नियम दिया, उस नियम को क्या बोला, बायोसावर्त का नियम। इसके अनुसार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर है। पहली कारक ये होती है, ध्यान दीजिए हमने यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को dv लिखा है, जबकि पिछले वीडियो हमें लगा था कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम परिभाषित करते हैं नॉर्मली v अक्षर से, परंतु v जो होगा वो पूरे चालक के लिए होगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, वो छोटा सा चालक का छोटा सा भाग लिया है, इसलिए उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको हम बोलेंगे dv। चलिए
हमने बोला पहली कारक यह है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो चालक में बहने वाली धारा I के अनुपाती है, ठीक है ना। चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा I के अनुपाती है, अर्थात dV जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, dV जो होगा अनुपाती होगा I के, अर्थात dV का मान ज्यादा होगा तो I का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अर्थात जितनी ज्यादा हम धारा प्रवाहित करेंगे उतनी ही ज्यादा वो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, ठीक है। तो पहली चीज चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित धारा I के क्या होती है, अनुपाती, ठीक है ना। धारा को दूसरी बात क्या होती है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV अल्पांश के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dV प्रोपोर्शनल dl, ठीक है। हम जितना बड़ा अल्पांश लेंगे, ठीक है, जितना हम बड़ा अल्पांश लेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV का मान उतना ही ज्यादा होगा। कम अल्पांश लेंगे, छोटा सा अल्पांश लेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV का मान कम होगा, ठीक है। तीसरी बात कि बीच की दूरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश तथा बिंदु P, अल्पांश तथा उस बिंदु P जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसकी बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है दूरी बढ़ाएंगे तो तीव्रता का मान कम होगा, ठीक है ना। तो बीच की दूरी कितनी है, r का वर्ग कितना हो जाएगा, r स्क्वायर, और r स्क्वायर का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/r, ठीक है ना। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात dV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r, ठीक है। तीसरी चीज है, चौथी चीज कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी dV वो अनुक्रमानुपाती होगा अल्पांश तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, अल्पांश dl तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण, के बीच बनने वाले कोण, और कोण भी कौन सा, ज्या का मतलब होगा sin थीटा, अर्थात अल्पांश dl तथा बिंदु P के बीच बनने वाले कोण के ज्या, कोण का ज्या, ध्यान रखिए कोण के ज्या का मतलब होता है क्या, sin थीटा, ज्या का मतलब क्या होगा, sin थीटा। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अनुक्रमानुपाती होगा अल्पांश तथा बिंदु P के बीच बनने वाले कोण थीटा के ज्या के अनुक्रमानुपाती, ठीक है ना। अर्थात हम क्या लिखूंगा, sin, ठीक है। ये हमने देखा, हमने बोला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता I के अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात I बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। dl के अनुक्रमानुपाती होगी, अल्पांश की लंबाई बढ़ाएंगे तो तीव्रता भी बढ़ जाएगी। इसी बात हमने क्या बोला, दूरी बढ़ाएंगे तो तीव्रता घट जाएगी, कितनी घटेगी, वर्ग की, अर्थात अगर हम दूरी 2 मीटर से 3 मीटर करेंगे तो इसका बल, इसका जो तीव्रता होगा 3 का स्क्वायर 9 गुना कम हो जाएगा। दूरी 3 मीटर बढ़ाएंगे तो बल का मान 9 गुना कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से चौथी चीज है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इनके बीच के कोण, बीच के कोण का मान क्या, कोण के ज्या के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, जितना ज्यादा कोण होगा उतनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। इन उपरोक्त समीकरणों को मिला देते हैं, ठीक है। उपरोक्त समीकरणों को उपयुक्त समीकरणों को मिलाकर लिखने, सबको हम इकट्ठा लिखेंगे, मिलाकर लिखने से, ठीक है। जब हम सबको मिला के लिखेंगे तो सबका बायां पक्ष हमारा क्या है, एक
अर्थात dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I dl sin थीटा, I dl sin थीटा बटे निकालेंगे, ठीक है, I dl sin थीटा का r स्क्वायर, ये अंत मान पर, तो इसको हम बराबर करेंगे, हम यहाँ पर एक नियतांक लगाएंगे, नियतांक हमें बोला कांस्टेंट लगाया, ठीक है, ये की रखें और t के बाद में निकलेगा I डॉट dl sin थीटा बटे r। इसके का मान भी इन्होंने बताया कि SI यूनिट में, SI पद्धति में, यूनिट में ये जो k का मान रखा था, इन्होंने रखा था म्यू नॉट बटे 4 पाई, ठीक है ना, क्या रखा था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो मैं इस k को रिप्लेस कर दूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कितना बचा, I डॉट dl sin थीटा अपॉन r, ठीक है, इसके बराबर था dv के, dv किसके बराबर आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r, ठीक है ना। आपको याद होना चाहिए जो हमें म्यू नॉट इसको बता देता हूँ, ठीक है, इसकी जरूरत आपको होनी पड़ेगी। हमने बोला जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका परिमाण कितना है, हमको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, जहाँ ये म्यू नॉट को हम बोलते हैं चुंबकनशीलता, चुंबकनशीलता, ठीक है, क्या बोलेंगे, चुंबकनशीलता। इसके मान भी इन्होंने बताया कैलकुलेट करके, इसका मान होगा म्यू नॉट का मान होगा 10 to the power minus 7, ठीक है, यही से हम मान निकाल सकते हैं म्यू नॉट बटे 4 पाई की वैल्यू कितनी है, 10 to the power minus 7, ठीक है, हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बटे 4 पाई को 10 to the power minus 7, यहाँ पर रखा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, dv इसके बराबर आ जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई, इसकी वैल्यू हमने कितना रखा था, 10 to the power minus 7, 10 to the power minus 7 I डॉट dl sin थीटा बटे म्यू नॉट r, ठीक है ना, तो ये हमारे इसका परिमाण का सूत्र, ठीक है, ये हमने जाना। अब चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि कैसी राशि होती है, सदिश राशि होता है, और सदिश राशि को हमें ज्ञात करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ठीक है, तो हमने बोला इसका परिमाण कितना हुआ 10 to the power minus 7 I dot dl sin थीटा r स्क्वायर, I dot dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, तो कितना है इसका मैग्नीट्यूड 10 to the power minus 10 to the power minus 7 I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये मैंने लिखा। इसकी दिशा, इसकी दिशा निकालिए, इसकी क्या निकालेंगे, दिशा निकालेंगे, तो हमने बायोसावर्त के नियम को जो सूत्र निकाला था, इसका हमने परिमाण निकाला, वो परिमाण हमारा dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा बटे म्यू r, ठीक है, ये हमारा परिमाण था। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, और सदिश राशि को ज्ञात करने के लिए हमको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम को उपयोग में लाते हैं। पहला नियम क्या है, दाएं हथेली का नियम, और दूसरा क्या होता है, स्क्रू कॉर्क का नियम, मैक्सवेल स्क्रू कॉर्क का नियम, ठीक है ना। तो हम इन दोनों नियमों को पहले समझते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर जानते हैं कि नियम क्या है, ठीक है ना। इसके लिए क्या करेंगे, हम अपना दायां हथेली लेंगे, ठीक है ना, हम अपने दायां हथेली लेंगे और हम ये बोलेंगे कि अगर हम अपने दाएं हाथ हथेली को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और उंगलियां, ध्यान रखिए, अंगूठा और उंगलियां परस्पर लंबवत हो, परस्पर क्या हो, लंबवत हो, तो अंगूठा प्रेरित धारा की दिशा, अंगूठा प्रेरित धारा की दिशा तथा उंगलियां
उस बिंदु को निरूपित करती है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हथेली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। फिर जल्दी नहीं है, हमने क्या बोला, दाएं हथेली को हम इस प्रकार फैलाएं कि हथेली का अंगूठा विद्युत धारा की दिशा, उंगलियां उस बिंदु को निरूपित करेंगे जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हथेली हमारा क्या प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की। तो अब हम देखते हैं इसमें उस नियम को अप्लाई करते हैं। हमने बोला धारा जो है इसी भी क्षण हम मान लेते हैं ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, बिंदु हमारा यहाँ पास है, ठीक है। तो हम इसमें नियम अप्लाई करेंगे, अपने दाएं हाथ इस प्रकार फैलाएंगे कि अंगूठा धारा की दिशा, उंगलियां उस बिंदु को निरूपित करेंगी। तो हमारा हथेली किसको रिप्रेजेंट करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो धारा कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर, हम अंगूठा ऊपर की ओर करेंगे, बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर है, हम इसको ऐसे करेंगे कि ये धारा की दिशा, ये बिंदु की दिशा। तो हमारा हथेली किधर जा रहा, अंदर की ओर, बोर्ड के अंदर, बोर्ड के कहाँ जा रहा, अंदर की ओर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ जा रही है, इस केस के लिए अंदर, ठीक है ना। हम इसको निरूपित कैसे करेंगे, अंदर की ओर जा रही है, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस साइन बनाएंगे, क्रॉस। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किधर जा रही है, क्रॉस हमने इसलिए बनाया क्योंकि अगर सोचिए, मान लीजिए आपके पास एक तीर आ रही है, तीर आ रही है, तीर, तो तीर अगर हम आपके पास जा रही है, तो अगर वो आपकी तरफ आएगा तो आपको तीर का नोक दिखेगा, नोक, ठीक है ना। उसका मतलब होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमारे तरफ आ रही है, मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा तो ये बाहर निकल रही है। बाहर निकलने के लिए मैं एक छोटा सा डॉट बनाऊंगा, डॉट, इसका मतलब होगा बाहर, आउट, इसके आउट, इस बोर्ड के लंबवत बाहर की, ठीक है। अभी ये कहाँ जा रही है, अंदर की ओर जा रही है। तो वही तीर अगर हमको हमारे से इधर आएगा तो आपको क्या दिखेगा, या तो मेरे दूर जाएगा, मुझे क्या दिखेगा, तो मुझे दिखेगा उसका क्रॉस, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा अंदर। इस क्रॉस का मतलब क्या होगा, इनसाइड, इसके इन का मतलब इसके इन, इस बोर्ड के अंदर जा रही है, कौन जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक है ना। इसी बात समझ में, मतलब धारा अगर ऊपर की ओर जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर कहाँ जा रही है, अंदर की ओर, कहाँ अंदर की ओर, बोर्ड के लंबवत अंदर की, ठीक है। चलिए इसको हम और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि धारा हमारा उल्टा आ रहा है, इधर आ रही है, ठीक है, अल्पांश हमारा सेम है, बिंदु भी हमारा यहीं पास है, ऐसे हमने बोला P, यहाँ पर कोण बना। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सेम, कुछ नहीं करना, धारा किधर है, पहले ऊपर जा रही थी, अब मैं क्या करूँगा, नीचे, धारा ऐसे, तो मैं अपने दाएं हाथ को ऐसे उल्टा कर लूंगा, ये धारा की दिशा, ये बिंदु P, तो ये मेरा हथेली किसको रिप्रेजेंट करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अभी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मेरे हथेली किधर है, बाहर जा रही है, बाहर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ जाएगी, बाहर, और बाहर के लिए साइन यूज करते हैं, आउट। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये बनेगी, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। अर्थात इसकी दिशा हम कहाँ पर बताएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस पर निर्भर करती है, इस बिंदु पर निर्भर, तो बिंदु कहाँ पर, अगर ये बिंदु यहाँ पर है, अंदर की ओर जाए, अगर ये बिंदु यहाँ पास होता तो मैं इसमें नियम लगाता कि बाहर की ओर आते, अर्थात ये बिंदु बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्रेक्षण बिंदु पर आधारित होती है, प्रेक्षण बिंदु पर आधारित होती है, बिंदु पर निर्भर करती है, ठीक है, निर्भर करती है। तो ये बार सावर्ट का नियम था, हमने इसकी दिशा जानी, इसकी दिशा में पहला नियम पढ़ा दाएं हथेली करके, दूसरा नियम था
स्क्रू कॉर्क का नियम, स्क्रू कॉर्क का। तो स्क्रू कॉर्क में हम ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक स्क्रू है, स्क्रू ड्राइवर, एक पेचकस है जिसमें हमने ऐसे ऊपर रखा हुआ है। तो ये अगर धारा की दिशा प्रदर्शित करता है, ये पेचकस है मान लीजिए मेरे पास, ये मैं इसको ऊपर धारा जा रही है तो इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ये मेरा अंगूठा, अंगूठा जिधर जाएगा, अंगूठा जिधर जाएगा, ठीक है, वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रदर्शित करेगा। ठीक, देखिए इसे अप्लाई करके धारा किधर जा रही है, ऊपर की ओर, धारा किधर जा रही है, ऊपर की ओर। तो हमने बोला धारा ऊपर की ओर जा रही है, इसको मैं घुमाया तो ऐसे घुमाने पर ये अंगूठा मेरा कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर, अंदर की ओर जा रहा है। देख लीजिए इसको, अंदर, अंदर के लिए हमने क्या लिखा, क्रॉस। ठीक है, ये हमारा स्क्रू कॉर्क का नियम, ये हमारा दाएं हथेली का नियम। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का नियम ज्ञात कर, दिशा ज्ञात करने के लिए कितने नियमों को मिलाते हैं? सबसे पहला दाएं हथेली का नियम और दूसरा स्क्रू कॉर्क का नियम। ठीक है, ठीक, हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक करें,